डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि प्रतिपालनीय कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। उसमें आपने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के साथ में कुछ ऐसी प्रैक्टिस की जाए जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए और हमारी इस जनसंख्या को फूड प्रोवाइड हो जाए। ये हमने पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है कि बायो एनर्जी बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा क्या होती है। तो चैप्टर 20 व्हाट इज बायो एनर्जी मीन्स बायो एनर्जी। अब पहली बात ये देखें कि भाई बायो एनर्जी क्या है और उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो वह एनर्जी या ऊर्जा जो प्लांट्स में या एनिमल्स में उसके बायोमास या जैव भार के रूप में इकट्ठी होती है उसको हम बायो एनर्जी कहते हैं। बायो एनर्जी कहते हैं। जैसे तेल हम जलाने के काम में लेते हैं, इसका कहीं ना कहीं एनर्जी है। इसमें फैटी ऑयल्स है, सरसों से प्राप्त ऑयल्स है, कैस्टर ऑयल है, अलसी है, इनसे बहुत सारे तेल प्राप्त किए जाते हैं जो हमारे लिए किसी भी तरह से कहीं ना कहीं उपयोग किया जा सकता है। यदि हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी किसी भी देश की समृद्धि को शो करती है। जैसे जिस देश में एनर्जी स्रोत ज़्यादा है वह देश उतना ही डेवलप संपन्न होगा। एनर्जी को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक तो नवीकरणीय रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय एनर्जी या रीन्यूएबल एनर्जी। इस प्रकार की एनर्जी जो अनलिमिटेड होती है, जिसका स्रोत कभी भी खत्म नहीं होता, उसको हम कभी भी काम में ले सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है। तो इस तरह से एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, पवन ऊर्जा है। इस तरह की एनर्जी ऐसी होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती या अनलिमिटेड होती है। हम इसको बार बार यूज करते हैं, रीन्यू कर सकते हैं, इसीलिए इसे रीन्यूएबल या नवीकरणीय एनर्जी कहते हैं। दूसरा होता है अनवीकरणीय एनर्जी। इस प्रकार की एनर्जी यानी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, इस प्रकार की एनर्जी जिसको काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं ले सकते, कि भाई एक बार यूज हो गई तो हम दोबारा उसको काम में नहीं ले सकते, लिमिटेड है। इस लिमिटेड एनर्जी को अनवीकरणीय या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, ये अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा इनको बनाना संभव नहीं होता, इसीलिए इसे लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। आपने बहुत सी चीजें सुनी हैं कि जैसे पेट्रोल है, ये एक लिमिटेड अमाउंट में है, इसको बचाना होगा। क्यों बचाएं भाई पेट्रोल? क्योंकि नॉन रीन्यूएबल है, अनवीकरणीय है। अगर ये खत्म हो गया तो हम इसको दोबारा प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते हैं। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में एटॉमिक एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। बड़े बड़े जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, इसमें एटॉमिक एनर्जी से चलाए जाते हैं। एटम बॉम्ब भी इससे बनाए जा सकते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब ये देखें कि भाई बायो एनर्जी है क्या। बायो एनर्जी है क्या? तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का या स्टार्च का निर्माण करते हैं। ये इसमें अपने में स्टोर कर लेते हैं और अपने बायोमास या जैव भार को बढ़ाते हैं। इसे ही हम कहते हैं बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा कहते हैं। प्लांट्स में बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ऑयल्स है, लैटेक्स है, इन सभी से एनर्जी प्राप्त होती है, उसको हम बायो एनर्जी कहते हैं। अब बायो एनर्जी जो होती है ये अच्छी क्यों होती है? क्योंकि इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, इसीलिए ये सबसे अच्छी मानी जाती है। ये सस्ती होती है, इसको प्राप्त करना बहुत आसान हो सकता है। इसके उपयोग से CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही कम निकलती है। बायो एनर्जी के यूज से CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड काफी कम निकलती है, इसीलिए ये सेफ और अच्छी मानी जाती है।
इसमें वेस्ट पदार्थ जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसका पुनर्निर्माण यानी दोबारा इसको बनाया जाता है, रीन्यूएबल है, पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा सबसे अच्छी ऊर्जा मानी जाती है। कुछ तो ऊर्जा के अनलिमिटेड सोर्स हैं जिनका यूज हमें वर्तमान में सबसे ज्यादा करना चाहिए ताकि एनर्जी हम काम लें। सोलर एनर्जी यानी सूर्य ऊर्जा और पवन से जो ऊर्जा मिलती है इसका सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। अब एनर्जी के सोर्स क्या हैं? क्या एनर्जी के सोर्स हैं? तो पहला है बायोमास, जैव भार एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। फिर है जलाने वाली लकड़ी, वुड विच यूज फॉर फायर, यानी जलाने वाली लकड़ी एक एनर्जी का स्रोत है। जब लकड़ी जलती है तो हीट के रूप में ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है जिसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गोबर गैस, गोबर गैस जिसको बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोडीजल, बायोपेट्रोल, बायोडीजल, बायोपेट्रोल, सेल्यूलोज, ये सभी ऐसी एनर्जी है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है और इसे हम बायो एनर्जी कहते हैं। बायो एनर्जी यूं कहें कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उससे फूड का फॉर्मेशन होता है और ये फूड प्लांट में स्टोर हो जाता है। जब ये स्टोर होता है बायोमास के रूप में तो इसको हम काम में ले सकते हैं, जैसे सेल्यूलोज, लिग्नोसेल्यूलोज मीन्स लिग्निन और सेल्यूलोज, इन सभी का यूज हम एनर्जी के रूप में करते हैं, इसीलिए इन्हें बायो एनर्जी भी कहा जाता है। कई तरह से होती है, जैसे सेल्यूलोज होती है, आइकार्निया जलकुंभी होती है। जलकुंभी जो होती है उसको सुखा के हम उसको जलाने के काम में भी ले सकते हैं। इसी तरह से जो फसल होती है उसका कचरा होता है, सूखी पत्तियां होती है, जिनसे सभी बायो एनर्जी का काम करती है। जो वुड होती है स्पेसिफिक बायो एनर्जी है, इसका दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो जलाने में किया जाता है, साथ में इसका फर्नीचर निर्माण में भी वो उसमें किया जाता है। अब एक फ्यूल है कोई सा भी, उस फ्यूल में क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? कहेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल में क्या होना चाहिए? सबसे पहला, आइडियल फ्यूल जो होता है उसका बर्निंग पॉइंट अधिक होना चाहिए, उसमें हीट देने की अधिक होनी चाहिए। जैसे आपने किसी ईंधन को जलाया और उससे तो आपको मतलब हीट ही नहीं मिली, ऊष्मा ही नहीं मिली, तो बेकार है। तो ऐसा होना चाहिए जो जलने पर अधिक से अधिक गर्मी, हीट या एनर्जी प्रोवाइड कराए, ऐसे ईंधन की हमें आवश्यकता होती है। ऐसा ईंधन काम में लेना चाहिए जिसको हर कोई यूज कर सके, वही आइडियल होता है। इसमें किसी साइंटिफिक नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वुड है, ऑयल्स है, इसको यूज करने में कोई साइंटिफिक नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, वो एक आइडियल फ्यूल है। आइडियल फ्यूल वो होता है जिसको रीन्यूएबल किया जा सकता है, बार बार काम में लिया जा, सोलर एनर्जी है, बार बार इसको काम में लिया जा सकता है। इस तरह का एनर्जी जिसका लगभग 99% पार्ट ऐसा होता है जो हीट देने के या जलाने के काम आ जाए तो ये काम में आ सकता है। और इसको हम घरेलू फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में काम ले सकें, ये सारा कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आइडियल फ्यूल। एक आदर्श फ्यूल के क्या होने चाहिए? आसानी से जलने वाला होना चाहिए, अधिक ऊर्जा या हीट देने वाला होना चाहिए, ये सस्ता होना चाहिए, ये रीन्यूएबल होना चाहिए, और इसको यूज करने में किसी तरह की कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं होना चाहिए, तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सके। इसको हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। आइडियल फ्यूल कहीं से भी मिल सकता है, सरसों है, ये सरसों के तेल से है, बबूल से है, खेजड़ी से है, जामुन से है, या कोई भी चीज जो एनर्जी दे रही है वो है बायोफ्यूल किया रहता है। हमारे राजस्थान में एक प्लांट है जेट्रोपा, जेट्रोपा जिसको कहते हैं रतन चोट।
ये हमारे पश्चिमी राजस्थान की जो क्लाइमेट है उसके अंदर बहुत आसानी से उग जाता है। इससे फ्यूल प्लांट प्राप्त किया जाता है और वो होता है पेट्रोल के इक्वल, जिसको कहते हैं पेट्रो प्लांट भी इसको कहता है। तो जैट्रोफा या रतन जोत, इससे को एनर्जी के काम में लिया जा सकता है। हमारी लगभग 70% पॉपुलेशन जो होती है गांव में रहती है, और गांव में रहती है उसका मेन प्रोफेशन होता है एग्रीकल्चर और पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या एनिमल हस्बेंड्री इसका प्रमुख जो होता है ऑक्यूपेशन या व्यवसाय होता है। आप जानते हैं जब भी पशुपालन करते हैं तो गोबर या डंग उत्पन्न होता है। अगर इस गोबर को ऐसे ही छोड़ दें तो गंदगी उत्पन्न हो सकती है, इससे बहुत सी बीमारियां हो सकती है। तो इससे बचने के लिए एक गैस बनाई गई है, इस गैस को हम कहते हैं गोबर गैस, जिसको बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है, गोबर गैस। गोबर गैस बनाने के लिए गांव में एक प्लांट काम में लिया जाता है। इस प्लांट को बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 चीजें होती है। एक तो गैस होल्डर, जहां पर गैस आकर के इकट्ठी होती है। दूसरा होता है स्लरी टैंक। स्लरी टैंक, इसमें फर्मेंटेशन या किण्वन के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आकर के कलेक्ट हो जाता है। एक है स्लज टैंक। स्लज टैंक, जहां से पानी और गोबर यानी काऊ डंग, इसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। ये होता है डाइजेस्टर। 4th पार्ट है डाइजेस्टर। यहाँ पर बैक्टीरिया के मैथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिससे मेथेन गैस होती है। अब कहें कि भाई गोबर गैस में होता क्या क्या है। लगभग 65% तो इसमें होती है मेथेन। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन भी होती है, CO2 भी होती है, कुछ मात्रा में पाई जाते हैं, पर 65% इसमें मेथेन होती है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे किया जाता है। तो एक गोबर गैस प्लांट जो होता है इससे के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है स्लज टैंक। स्लज टैंक ये वो भाग होता है जहां से पानी और गोबर को डाइजेस्टर में डाला जाता है। दूसरा होता है डाइजेस्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है जो 15 से 20 मीटर जमीन के नीचे सीमेंट और कंक्रीट से बनाया जाता है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया होते हैं मैथेनोजेंस, ये फर्मेंटेशन करते हैं और मैथेन गैस उत्पन्न करते हैं। जब ये मैथेन गैस बनती है तो ये मैथेन गैस गैस होल्डर के अंदर आकर के कलेक्ट हो जाती है। जैसे ही मैथेन गैस गैस होल्डर के अंदर आती है वैसे ही ये हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर खिसक जाता है। अब गैस होल्डर, बनने वाली मैथेन गैस को कलेक्ट करने के लिए एक टैंक पाया जाता है जिसको गैस होल्डर कहते हैं। इसमें गोबर गैस आती है। जब इसमें गोबर गैस आती है तो ये हल्का हो जाता है और थोड़ा ऊपर की ओर खिसक जाता है। यहाँ से सप्लाई के लिए पॉइंट्स होते हैं जहाँ मीटर लगा हुआ होता है। इससे हम घरे के अंदर इसकी सप्लाई हम कर सकते हैं। लास्ट है स्लरी टैंक। फर्मेंटेशन के बाद डाइजेस्टर में वेस्ट मटेरियल, इसके लिए तो वेस्ट होता है पर हमारे लिए जो है बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर होता है, ये आकर के इकट्ठा होता चला जाता है जिसको हम समय समय पर काम में लेते हैं। ये एक उत्तम किस्म की खाद या फर्टिलाइजर होता है जिसका यूज जो है वो खेतों के अंदर किया जाता है। तो रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज गोबर गैस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोबर गैस। तो गोबर गैस में 4 भाग होते हैं। सबसे पहला स्लज टैंक, यहाँ से पानी और गोबर को डाइजेस्टर में डाला जाता है। दूसरा होता है डाइजेस्टर, यहाँ पानी और गोबर में एक मेथेनोजेंस बैक्टीरिया फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया करते हैं जिससे मेथेन गैस उत्पन्न होती है और ये मेथेन गैस गैस होल्डर में एकत्र हो जाती है। फर्मेंटेशन या किण्वन के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो एक उत्तम किस्म की खाद या फर्टिलाइजर होते हैं। ये स्लरी टैंक में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं जहां से इसको बार बार काम में लिया जा सकता है। अब
एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ गोबर गैस? गोबर गैस का यूज क्या है, क्या काम में लिया जाता है? तो गोबर गैस के फायदे ये होते हैं, सबसे पहला तो गंदगी नहीं होती। गांव में पशुपालन होता है, एग्रीकल्चर होता है, तो वहां पर गंदगी ज्यादा होती है, तो 3-4 घर मिल करके एक प्लांट लगा लेते हैं और उसमें गोबर और अन्य पदार्थ डालते चले जाते हैं। कहाँ से? स्लश टैंक से। ठीक है, तो पहला तो ये होता है, यहाँ पे गंदगी होने से ये बचाता है। दूसरा, इसका घरों में रोशनी करने के काम में लिया जाता है। तीसरा, इसको खाना पकाने के काम में लिया जाता है। और चौथा, ये सस्ती होती है, एक बार प्लांट बनाने के बाद ये सभी को आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह से ये एक गोबर गैस प्लांट होता है जिसका यूज होता है। नेक्स्ट होता है बायोडीजल। बायोडीजल 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 क्या है? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फैट, स्टार्च और ऐसे अन्य पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे लैटेक्स, जिसमें केमिकली ट्रीट करके उससे एक पदार्थ बनाया जाता है जिसको डीजल कहते हैं। ये डीजल के जैसा होता है, इसे हम बायोडीजल कहते हैं। और ये सभी प्लांट जो बायोडीजल देने का काम करते हैं उसे बायोडीजल प्लांट कहा जाता है। ये बायोडीजल किससे बनता है? जैसे वनस्पति तेल, या हम यूँ कहें कि वेजिटेबल ऑयल्स जो होता है, जैसे सोयाबीन, सरसों, अलसी, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, ग्राउंडनट, मूंगफली, रतनजोत, जैट्रोपा। इसके अलावा और बहुत से प्लांट हैं जिससे हमें जो ऑयल बनता है उस ऑयल से हम डीजल बनाने का काम करते हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो होता है, एक तो जैट्रोपा और एक कैस्टर ऑयल, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैट्रोपा और कैस्टर ऑयल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारे राजस्थान के अंदर जैट्रोपा बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ इस तरह की क्लाइमेट है कि ये बहुत जल्दी उग जाता है और उसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि भाई पेट्रो प्लांट्स क्या होते हैं। व्हाट इज द पेट्रो प्लांट्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पेट्रो प्लांट्स। जैसे बायोडीजल प्लांट होते हैं ऐसे ही पेट्रो प्लांट्स होते हैं, उससे पेट्रोल बनाया जा सकता है। जो इक्विवेलेंट टू पेट्रोल होता है उसका यूज भी एनर्जी के रूप में किया जाता है। पर मेन जिस पे काम चल रहा है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मलेस होती है और रीन्यूएबल होती है, कभी भी ये खत्म नहीं होती, अनलिमिटेड सोर्स होता है, तो इसको यूज में लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पेट्रो प्लांट एंड यूज ऑफ पेट्रो प्लांट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।